हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम का तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। देखिए, सेट 5 जो अंतिम सेट है विज्ञान का क्लास 10 के लिए, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको सारा सेट को अच्छा से कर लेना है। हाँ, याद रखिएगा, टर्म 1 का सेट भी और प्लस टर्म 2 का सेट भी, ठीक है। दोनों सेट अच्छा से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। जितना भी टर्म 1 का वीडियो था जो आपको देखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो सब हम लिंक डाल दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट देखिए वही है, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम है, 19 क्वेश्चन है। आपको अति लघु में कोई भी 7 में 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। लघु में भी आपको 7 में कोई 5 क्वेश्चन करना है, और जो दीर्घ है उसमें आपको 5 में कोई 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है, पता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक लिखिए और यह चालक की लंबाई पर, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्तर इसका, ठीक है। प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है, देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, लिखिएगा, ठीक है। ओम मीटर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ओम मीटर ऐसे ओम मीटर होता है, ठीक है। और फिर क्या है, यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि ये सिर्फ चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता प्रतिरोध करता है, याद रखिएगा, प्रतिरोधकता नहीं करता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देखिए, पहला तो हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोत को, आपको पता है क्या है, जो परिपथ है उसको स्रोत के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है ना। तो विद्युत उपकरणों को जोड़ने का समांतर क्रम में जो आप जोड़ते हैं तो उसका क्या दो फायदा होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जैसे बल्ब है या कोई भी स्विच है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, उसको हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि पहले तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। जो भी विभवांतर सप्लाई करेंगे तो समांतर क्रम में सबका विभवांतर सेम रहता है, तो विभवांतर क्या होगा, सबको हमको सेम मिलेगा, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि कोई अगर एक चीज़ आपका ख़राब होता है तो ऐसा नहीं है कि सब खराब हो जाएगा। श्रेणी में क्या होगा, धारा अगर बहना बंद हुआ तो सब में बंद हो जाएगा, लेकिन समांतर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा का उत्तर देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2 लाभ में पहले ऐसे लिखिएगा कि प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। पूर्ण बैटरी वोल्टेज, ठीक है। बैटरी वोल्टेज प्राप्त होता है, वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा में दे दीजिएगा, दूसरा क्या है कि एक उपकरण बंद होने से, एक उपकरण, ठीक है, बंद, अगर एक को आप ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, बाकी आपका चलता रहेगा। ऑफ होने, एक उपकरण बंद होने पर भी अन्य उपकरण, ठीक है, अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे करके दे देना है उत्तर। तो आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जमा कर दिया गया है, आप जब पढ़ लीजिएगा बिल्कुल क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऐसे 2 धातु के नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है, ठीक है। वो आपका एक है तो गैलियम और दूसरा क्या है, दूसरा सीजियम है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहीं पे लिख देते हैं, कैसे लिखिएगा, एक तो होगा आपका गैलियम धातु, और दूसरा कौन, दूसरा आपका सीजियम, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, सीजियम लिखा हुआ है, जा है, ठीक है, सीजियम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब एडिशन रिएक्शन किस में होगा। तो देखिए जिसमें याद रखिए जिसमें डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, द्विक, जिसमें द्विबंध बनेगा, ठीक है, वही क्या होगा आपका एडिशन रिएक्शन होगा, या त्रिबंध वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं तो ये है हम लोगों का C2H6, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को द्विबंध जो है C2H6 है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है C3H8 है। तो इसमें नहीं बनेगा, ये तो आपका अल्केन है, ठीक है। तो जो अल्केन है तो अल्केन में नहीं बनता है, तो ये अल्केन है, ठीक है। फिर C3H8, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा अल्केन है, ठीक है। तो जो भी अल्केन है उसमें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमारा नहीं होगा, तो सिर्फ डबल बॉन्ड वाला होगा। तो एक तो होगा C3H6, देखिए इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और C2H2, तो C2H2 में देखेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और ठीक है ना, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो वही क्या करता है, एडिशन रिएक्शन को दिखलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका, एक तो आप दे दीजिएगा C3H6 और दूसरा आप किसको दीजिएगा, C2H2 को दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बन गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग, अनुवांशिकता वाला, ठीक है। आइए इसका उत्तर देते हैं हम लोग। देखिए 5वां का उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि अनुवांशिकता क्या होता है, तो माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है, ओजोन परत की क्षति के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसका चूँकि बहुत शॉर्ट उत्तर में देना है तो ऐसे डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिएगा। इसका कौन सा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखिएगा, तो क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही मेन है जो कि आपका ओजोन परत को ख़राब करता है। इसको हम लोग CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में बोलता है कि उपार्जित लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, वैसे लक्षण, ठीक है, जिसे कोई जीव इसे इसका नाम देखिए, नाम क्या है, नाम ही है उपार्जित, है ना। तो इसका मतलब है कि उसको अर्जित करता होगा। तो वैसे लक्षण जिसे कोई जीव, ठीक है, अपने जीवन काल में, ठीक है, अर्जित करता है, ठीक है, क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपार्जित लक्षण कहलाता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आसानी से लिख दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला सेक्शन पूरा हो गया। आपको कोई 5 ही का जवाब देना है, याद रखिएगा। हाँ, 7 तो बता दी हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ कोई 5 का ही जवाब देना है। आइए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपको पहला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, बोलता है कि धारावाही विद्युताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित होता है। देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो क्या होता है, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अगर कुंडली में धारा बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर ऐसे दीजिएगा, उत्तर, ठीक है, ए नंबर का उत्तर क्या, कुंडली में, ठीक है, कुंडली में धारा बढ़ाने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है बी में बोलता है कि कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दी जाए। देखिए, अगर
धारा का दिशा पलट देंगे ना तो क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बी का उत्तर ऐसा लिखेंगे, बी का उत्तर। ठीक है, क्या लिखेंगे, है ना, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, उलटने से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, वर्तमान की तुलना में, अभी जो पहले जो था, ठीक है, वर्तमान की तुलना में उल्टा हो जाएगा। जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी जिस तरफ जा रहा था, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए इधर जा रहा था बी, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, करंट बदल देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा करंट ऐसे बह रहा था, ठीक है ना, ऐसे, तो ऐसे जा रहा था, अगर करंट को उल्टा कर दीजिएगा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है, बोलता है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बी का मान होता है क्या, बी का मान होता है म्यू नॉट एन आई होता है ना। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यानी फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तभी बी बढ़ेगा। ठीक है, और आई बढ़ाएंगे तभी बी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फेरों की संख्या बढ़ाने से, फेरों की संख्या बढ़ाने से, ठीक है, क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये सब याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर में, ठीक है, और एमीटर में कोई 3 अंतर बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले से पढ़ते आए हैं वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है। देखिए ऐसे एक ठो लाइन बना दीजिएगा, दोनों के बीच में लिखिएगा, वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को मापने का कार्य करता है, जबकि जो अमीटर है वो विद्युत धारा मापने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा यह है कि यह परिपथ में उपकरण के समांतर जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को परिपथ में उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और तीसरा ये लिख दीजिएगा कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है वोल्ट मीटर का, और एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो हो गया, आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप इसको इस तरीके से याद करके अच्छे से रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, 13 नंबर, तो 13 नंबर का आंसर जो है हम लोग देखिए यहाँ पे हम दिए हैं। ठीक है, यही उसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है हमको ये वाला देना है। ठीक है, क्या है, थर्मिट अभिक्रिया पूछा था, तो देखिए क्या होता है, कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्मा क्षेपी होती हैं, इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। ठीक है, जब आयरन जो है आयरन 3 लेंगे, ठीक है, जिसका वैलेंसी 3 होता है, आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है तो उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यही रिएक्शन है, इसको ऐसे कर दीजिएगा, एरो दे दीजिएगा। ठीक है, ये है, तो इसमें उष्मा उत्पन्न होता है, तो इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेल की पटरियों और मशीन की जो दरारें होती हैं उसको जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है पढ़िए नेक्स्ट 11। अच्छा, ये तो 10 नंबर था ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, का उत्तर हम लोग यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोलता है कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा, अच्छा, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर का उत्तर यहाँ से देखिएगा, क्या है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, ठीक है, में अंतर कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए रासायनिक, पहले हम लोग गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म में इधर क्रिया लिखा हुआ है और
क्रिया के अनुसार इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल का बिहेवियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्रिया, देखिए क्रिया देखिएगा इधर, तो क्रिया है कि पहला है लिटमस। ठीक है, तो इथेनॉल जो है, अब देखिएगा कि इथेनॉल में जो लिटमस होता है वो क्या होता है, विलियन का होता है। ठीक है, और इथेनोइक अम्ल में नीले लिटमस का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो पहला ये देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, पहला जो लाइन है ना उसको ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। ठीक है, मतलब क्या कि लिटमस के मामले में लिटमस विलियन का रंग नहीं बदलता है इसमें, इथेनॉल में। ठीक है, और इथेनोइक अम्ल में नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है, इसमें रंग नहीं बदलता है, इसमें रंग बदल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है, सोडियम से क्रिया, ये दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है ना, ओके, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया हम लोगों का दूसरा कॉलम, सोडियम से क्रिया। देखिए सोडियम से क्रिया करके इथेनॉल जो है वो H2 गैस निकालता है, और इथेनोइक अम्ल जो है सोडियम से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, फिर तीसरा दीजिएगा कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। ये बाइकार्बोनेट है, क्या है ये है आपका बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से क्रिया करके क्या करता है, ये तो क्रिया नहीं करता है। ठीक है, और ये क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक गुणधर्म पर इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल का अंतर। ठीक है, अब देखिए भौतिक गुणधर्म पर हम लोग ऐसे देखेंगे, पहले देखेंगे महक यानी गंध। तो इथेनोइक अम्ल की तेज दम घुटने वाली गंध होती है, जबकि इथेनॉल की मधुर गंध होती है। ठीक है, गलनांक, इथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है, जबकि इथेनोइक अम्ल का 290 केल्विन होता है। क्वथनांक, इथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन, जबकि इथेनॉल का 351 की। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, अगर यही से लिख दीजिएगा तो छोटा क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन उसको देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन इसके बाद का। ठीक है, चलिए देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12। ठीक है, 12 का देखिए उत्तर यहाँ पे है, क्या बोलता है, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा विशेष लक्षण वाले वयस्क जीवों की संख्या समिष्ट में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए इसको ऐसे याद करेंगे कि विशेष लक्षण वाले वयस्क जीवों की संख्या समिष्ट में बढ़ सकती है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, यदि लक्षण जीवित रहने में सहायता करता है तो यह जनसंख्या में बढ़ेगा तथा प्रकृति इसका चयन कर लेगी। दूसरा ये कि इन प्रवाह विभिन्न जनसंख्याओं के बीच संकरण से एक ही गति के जीवों में जीनों का आदान प्रदान होगा, इससे विभिन्नताएं व लक्षण बढ़ेंगी। ठीक है, तीसरा, किसी जीन, ठीक है ऐसे लिखिएगा जीन, किसी जीन के विभिन्न विकल्प किसी जनसंख्या में अचानक परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका जो है फायदा हमको जो है इस तरह का कारण मेरे लिए हो सकता है। ठीक है, 12 नंबर का आंसर हम लोग ऐसे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब सब ठीक है, सब जैव है ना, यानी कि आप अजैव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब आप जैव का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या जैव से कोई खराबी नहीं पैदा होगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इससे भी खराबी होगा। देखिए कचरे का कोई भी प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ठीक है, ओके, इसको हटा दीजिएगा। लेकिन यदि यह जैव निम्नकरणीय है तो यह साधारण पदार्थों में अपघटित हो जाता है, जो सरलता से मिट्टी का एक भाग बन जाता है। इससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो जाता है, इससे प्रदूषण की समस्या भी कम हो जाती है। ठीक है, पैराग्राफ फिर चेंज कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है, लेकिन जैव निम्नकरणीय कार्बनिक कचरा भी स्वास्थ्य से संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसा जल सिटी के मंसित होने के कारण होता है। ठीक है, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से यह क्या है, यह सुरक्षित है। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह का एक शॉर्ट नोट बना दीजिएगा कि उतना नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो है, कचरा तो कचरा है, प्रदूषण है, लेकिन चूंकि ये मिट्टी में मिल जाता है तो इससे क्या है, जो अजैव वाला जो होता है, ठीक है, जो अजैव निम्नकरणीय है, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत
हानिकारक है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हानिकारक ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 14 क्या है। 14 में आपको क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए उसको। 14 बोलता है कि विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल खुदाई उदाई करके लोग जो है जीवाश्म को ढूंढते रहते हैं, तो उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए जीवाश्म प्राचीन समय से में पाए जाने वाले जीवों के संरक्षित अंग या चट्टानों पर उनकी छाप होती है, ठीक है, यही है। उनका अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि भूतकाल में किस प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर रहते थे, पहले ज़माना में कैसा कैसा जानवर रहता था, कैसे कैसे इंसान रहते थे, ये हम समझने में हमको जीवाश्म हेल्प करता है, ठीक है। वे किस प्रकार आज के जीव जंतुओं के समान हैं या उनसे भिन्न हैं, ये समानताएं या विभिन्नताएं हमें यह समझने में सहायता करती है कि जीवों के कौन कौन से समूह एक दूसरे के निकट संबंधी हैं और कौन से समूह एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तथा कौन से समूह दो समूहों को जोड़ने का काम भी करते हैं। इन संबंधों को विकासीय संबंध की संज्ञा देते हैं, है ना। यानी हम लोग जो विकसित कर रहे हैं, हमारा जो विकास हो रहा है, तो कौन आपको बता रहा है विकास हो रहा है। तो जब तक आप कल नहीं देखिएगा कि कल हम कैसा रह रहे थे, ठीक है, और आज हम कैसा रह रहे हैं, तो तुलना तो करना पड़ेगा, तब ना समझेंगे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जो पुराना अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो लोग कैसे रह रहे थे, आज हम कैसे रह रहे हैं, क्या समानता है क्या असमानता है। तो ये सब क्या होता है, जीवाश्म से ही हो पाता है, यानी जो पुरानी चीज़ें हमको मिलती हैं उसी से हो पाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोटो बना हुआ है कि पहले का जो है जीवन शैली किस तरह का था, यहाँ से दर्शाता है कैसे लोग रहते थे, कैसे खाते पीते थे, ठीक है, और कैसे कैसे जो है मतलब कि डायनासोर वगैरह का भी यहाँ से हम लोगों को कुछ हड्डी वगैरह मिला, कंकाल मिला, तो हम लोग डायनासोर के बारे में भी जाने, तो उससे हमको उस वक्त का टेम्परेचर, तापमान और रहन सहन का पता चला, ठीक है। तो ये सब है ना। ये फिगर एग्जाम में मत बनाइएगा, ये जो फिगर है ये एग्जाम में नहीं बनाना है, फिगर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहीं तक आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यहीं तक हमसे पूछा था, तो यहीं तक हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे, है ना। तो सेक्शन बी देखिए यहाँ पे पूरा हो गया, तो सेक्शन सी हम लोग करेंगे अब, ठीक है। तो सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन करना है, सब नहीं करना है, तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का सेक्शन सी जो है ये हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेक्शन सी, ठीक है ना। तो सेक्शन सी देखिए यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और सेक्शन सी में भी आपको कोई 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 बोलता है। 15 नंबर क्या बोलता है कि घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाली 2 स्थिति, ठीक है। तो किन्हीं 2 स्थितियों की व्याख्या करनी है, तो किन्हीं 2 स्थितियाँ क्या है, निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या क्या है देखिए। तो पहला, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार विद्युत झटके के कारण हो सकती है, इसलिए इसको तुरंत बदल देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर कोई तार आपका ख़राब है, लीक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसको हमको फ़ौरन बदल देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से, है ना, गीला हाथ अगर है आपका, ठीक है, भींगा हुआ हाथ है, तो गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। इस समय बिजली का झटका लग सकता है ना, जाहिर सी बात है बिजली का झटका लग सकता है, तो ये 2 सावधानी बरतना है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रश्न में आपको क्या बोलता है कि जनरेटर और मोटर के बीच में बोलता है आपको कि आप संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, जनरेटर के बीच में और मोटर के बीच में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग उसको भी। चलिए देखिए ये हो गया, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में 2 प्रमुख अंतर, कैसे लिखिएगा, जेनरेटर, ठीक है, जनरेटर, हाँ। तो ये दूसरा पार्ट है हम लोगों का, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर ना, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है और जनरेटर है, ठीक है। इसमें तो देखिए क्या क्या अंतर होगा, ठीक है। पहला तो ये अंतर है कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और जबकि जनरेटर क्या करता है, खुद बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा इस तरह का उत्तर है,
आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, तो इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक आपको परिपथ दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3 और 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मान दिया हुआ है 2 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है, यानी ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है। तो बोलता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं ना A नंबर, ठीक है। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, यानी क्या कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस क्या कर देंगे R3, ठीक है। तो कितना है, 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है, कितना हो जाएगा 6 6 12 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर देखिए बी नंबर क्या बोलता है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे हम लोग ऐसे, परिपथ में प्रवाहित, ठीक है, कुल विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है I बराबर कितना होता है V बटा का R। तो V हम लोग का टोटल कितना है, 6 वोल्ट है, तो 6 और R कितना आ गया, तो R आ गया आपका 12, ठीक है। काट दीजिएगा तो 1 बटा का 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.5 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही धारा बहेगा। अच्छा तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। तो देखिए ये तीनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में आपको पता है कि सब में क्या होता है, समान धारा बहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत ठीक है धारा प्रवाहित, पर ऐसे लिखिएगा, विद्युत धारा ठीक है प्रवाहित होती है, ठीक है। अतः क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा का मान कितना होगा, अतः ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से ठीक है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो जितना बह रहा था उतना ही होगा, यानी 0.5 एम्पियर ही होगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल होता है इस तरह का, वो आपको एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाता है, तो बहुत आसान होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है। तो न्यूमेरिकल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, तो एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा तो आपको बहुत ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद वो आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पे अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम में रट जाइएगा। धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पे भी पूछ सकता है, और आपको रासायनिक गुण के आधार पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको भौतिक गुण वाला भी याद कर लेना है, और रासायनिक गुण वाला भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं इधर, आइए इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए भौतिक गुण के आधार पे आपको जो उत्तर लिखना है, तो ठीक है आप इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या है, धातु अधातु, धातुओं के परमाणुओं के 72 कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 या उससे अधिक होता है, ठीक है। ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये आपका ठोस द्रव या गैस में पाया जाता है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जबकि इसमें कोई चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है। इसी प्रकार से अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि जो धातु है वो अधातु है वो आपका क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है, सुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है। धातुएं आघात वर्धय तथा तन्य होती हैं, यानी इसको तान करके आप कुछ दूसरा चीज़ भी बना सकते हैं, टूटेगा नहीं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, यानी उसको ज़्यादा पतला उतला करने की कोशिश कीजिएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। यह सामान्यतः कठोर होती है धातु, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, और इसमें हीरा को छोड़ के क्या होता है, सब जो है बाकी आपका ज़्यादातर गर्म होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका भौतिक गुण के आधार पे। हाँ
तो अगर भौतिक गुण के आधार पे पूछा है तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रासायनिक गुण के आधार पे पूछ दिया तो आपको वो भी याद कर लेना है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे उसको याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया हम लोगों का रासायनिक गुण वाला। देखिए रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। रासायनिक गुण के आधार पे देखिएगा कि धातु क्या होता है का ऑक्साइड क्षारीय होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि ये प्रायः अम्लीय होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती हैं, ठीक है, और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग, ये तो त्याग किया ना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं और ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। ओके, फिर धातुओं में क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध होता है, यहाँ क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। फिर धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ठीक है, और ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। ये जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाती है और ये जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये आप भौतिक वाला भी और रासायनिक वाला भी दोनों याद कर लीजिए, इसलिए कि एग्जाम में रासायनिक गुण के आधार पे भी आ सकता है, ठीक है ना, के आधार पे आएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, ठीक है, 18 नंबर को आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए 18 नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए जूम कर दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ गया ये 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखिए कैसे देंगे, ठीक है। समजात अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ये पहले भी देखिए हम लोग बात किए हैं, तो रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण देखिए, पंछी के पंख और घोड़े के अग्रपात, ये आपको बताया था कि संरचना में उत्पत्ति में एक जैसा है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। मनुष्य की बाजू तथा गाय के आगे के 2 पाँव, ठीक है। मेंढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख, तो ये सब जो है समान है संरचना में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका फोटो बना हुआ है, लेकिन फोटो बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है ना। ये जो फिगर बना हुआ है तो फिगर एग्जाम में मत बनाइएगा, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा, अब देखिए समरूप अंग क्या होता है। तो समरूप अंग, ठीक है, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है। इसमें उल्टा है, काम तो समान कर रहा है, देखने में भी एक जैसा लगेगा, लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या है, अलग अलग है। तो समरूप अंग कहलाता है। जैसे देखिए कीट के पंख और पक्षी के पंख, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, चने के पौधे, मटर के पौधे, चने के पौधे, अंगूर की बेल, देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन इन लोगों का काम क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, समजात, समरूप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, तो ये एग्जाम में बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर है कचरा प्रबंधन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सब आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या है, कचरा प्रबंधन, ठीक है। तो कचरा प्रबंधन पहले क्या होता है, देखिए विभिन्न स्थानों से प्राप्त कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में कचरे को एकत्र करने के लिए बड़ी बड़ी धानियाँ रखी जाती हैं। जैव निम्नकरणीय एवं जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट के लिए अलग अलग धानियाँ रखी होती हैं। देखें आप, ऐसे ऐसे बॉक्स बना कर रखा हुआ रहता है, बोलता है कि भैया इसमें सिर्फ जो है सूखा कचरा डालिए, ठीक है। तो इसमें जो है बोलेगा कि भाई गीला कचरा डालिए, ठीक है। तो किसी में रहता है कि इसमें जो है प्लास्टिक और नैपकिन डालिए, तो ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग बना हुआ रहता है शहर में, देखिएगा तो डालने के लिए, लेकिन लोग डालते नहीं हैं। मोरल ख़त्म हो गया है, ठीक है। हालांकि सब कचरा करना चाहिए, कितना प्रदूषण को नुकसान हो रहा है देख रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, कितना इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, प्रदूषण कितना फैल रहा है, ठीक है। तो कचरे को अलग अलग छांट कर कुछ कचरे का पुनः चक्रण किया जाता है। जिस कचरे, ठीक है, का पुनः चक्रण संभव नहीं है उसे शहर के बाहर गड्ढे में डालकर ढक दिया जाता है। द्रव कचरे जैसे मल, जल एवं अन्य रसायन को पाइपों के द्वारा एक जगह एकत्रित कर समुचित निपटारा किया जाता है। इस तरह कचरे का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपसे ये पूछता है बी नंबर में कि हम कचरा निपटान की समस्या करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए क्या क्या योगदान हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है क्या क्या योगदान आप दे सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि जो अजैव निम्नकरणीय है,
यानी जो गलता सड़ता नहीं है उसका कम से कम उपयोग हो। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाए। खाद का उत्पादन, ठीक है, जैव निम्नकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन किया जाए, ठीक है। कचरे की मात्रा भस्मक में जलाकर जो है कम किया जाए, ठीक है। फिर अजैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय पदार्थों को अलग अलग कूड़ेदान में डाला जाए। तो ये बहुत हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का आज सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सारा, ठीक है। तो आप कीजिए क्या कि पांचों जो सेट है, पांचों सेट, चाहे वो गणित का है चाहे वो विज्ञान का है, पूरा रट जाइए, ठीक है। 20-25 दिन में एग्जाम होगा, रट जाइए। और दोनों का, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, दोनों का, ठीक है, हम लिंक में डाल दिए हैं सबका वीडियो, आप जाके देखिए, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। टाइम कम है, 20-25 दिन लग जाइए, एग्जाम होगा, ठीक है। पूरा 40 में 40 आपका आएगा, लाइफ आपका सक्सेस कर जाएगा, ठीक है। अभी सक्सेस कर गया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप आगे साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो इसके लिए मेरा चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ISC में, BSc में, MSc में, ठीक है, नेट में, CSIR में, हर जगह हम आपके साथ साइंस और मैथ के साथ आपके साथ होंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है पूरा आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ तो हम ज़रूर डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।